पटना एक्सप्रेस कोच नंबर 13 रात के ठीक 12 बजे 25 मिनट हो चुके थे। पटना जंक्शन पर बस बारिश की मोटी बूंदे और प्लेटफॉर्म पर गूंजता सन्नाटा बाकी था। हर दीवार जैसे ठंडी सांसें छोड़ रही थी और हवा में एक अदृश्य बेचैनी तैर रही थी। बारिश में भीगी हुई नटाशा बाग कंधे पर लटकाए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी। मां, मैं स्टेशन पहुंच गई हूं, उसने फोन में कहा। रास्ते में बहुत बारिश थी बेटा। हां मां, पहुंच गई हूं। पटना एक्सप्रेस आने ही वाली है, आप चिंता मत करो। अच्छा सो, वहां ज्यादा बात मत करना किसी से। आज स्टेशन पर कुछ अजीब खबरें चल रही थी। ओ प्लीज मां, डोंट स्टार्ट। अब मैं बच्ची नहीं हूं। मां की आवाज में हल्की घबराहट थी और नटाशा की आवाज में वही लापरवाही। नटाशा ने कॉल कट कर दी और पास के चाय स्टॉल की तरफ बढ़ गई। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थी। प्लेटफॉर्म की घड़ी में 12:40 बज रहे थे। तभी एक तेज चीख जैसे सिटी हवा में गूंज गई। पटना एक्सप्रेस अपनी धुंधली रोशनी के साथ प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे दाखिल हुई। बारिश की बूंदें उसके शीशों से टकरा कर सिसक रही थी। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1266 पटना एक्सप्रेस रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 9। ओ माय गॉड, मुझे लगा 2 मिनट तो रुकेगी। वो भीगी जमीन पर फिसलती हुई दौड़ने लगी। ट्रेन धीरे चल रही थी और प्लेटफॉर्म की लाइट्स टिमटिमा रही थी। बारिश, अंधेरा और जल्दबाजी, इन तीनों के मेल ने अक्सर इंसानों को वहां पहुंचाया जहां उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। नटाशा यानी रिया भागने लगी और जैसे ही ट्रेन तेज होने लगी, उसने एक झटके से दरवाजा पकड़ लिया और किसी तरह कोच नंबर 13 में घुस गई। कोच नंबर 13 के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। रेल की आवाजें कहीं दूर गुम हो गई थी और हवा में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी बांड कमरे में मौत छोड़ जाती हो। रिया धीरे से एक सीट पर जाकर बैठ गई। आसपास 3-4 यात्री बैठे थे, पर किसी के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। सबके शरीर वहां थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं कहीं और चली गई हो। इतना शांत क्यों है ये डब्बा? रिया को तेज प्यास लगने लगी। उसने बक्से से बोतल निकाली। वो पूरी तरह खाली थी। ओ माय गॉड, पानी तो खत्म हो गया। रिया उठकर खड़ी हो गई और चारों ओर देखने लगी। यात्री वैसे ही बैठे थे, निश्चल थांदे, जैसे सांस लेना भूल गए हो। रिया चुपचाप उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई, मगर अंदर जाते ही एक तेज बदबू रिया की नाक से टकराई। उफ, यह कैसी गंध है। उसने नाक दाबाकर वॉश बेसिन के पास जाके नल घुमाया। कुछ सेकंड के लिए तो नाल से कुछ नहीं निकला। फिर अचानक लाल रंग का गाढ़ा तरल बाहर आने लगा। उसने नीचे देखा तो पानी नहीं, खून बह रहा था और नाल के अंदर कुछ जाले हुए मांस के टुकड़े अटक रहे थे। यह क्या है? उसकी चीख ट्रेन में गूंज गई। उसी वक्त पीछे से आवाज आई। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? रिया ने कान पाते हुए उंगली से वॉश बेसिन की तरफ इशारा किया, मगर अब वहां कुछ नहीं था। पानी साफ बह रहा था। औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही। ट्रेन स्थिर चल रही थी। रिया की पलकों पर नींद का बोझ उतर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बैंड हो गई। उसी वक्त आवाज आई, टिकट दिखाइए मैडम। रिया ने झटके से आंखें खोली और पर्स से टिकट निकाला। जैसे ही ऊपर देखा, टीटीई का चेहरा देखकर उसका खून जम गया। उसका चेहरा आधा जाला हुआ था, त्वचा से मांस टपक रहा था और आंखें लाल अंगारों जैसे चमक रही थी। वो टिकट अधूरा है। नहीं। तभी उसकी आंखें दोबारा खुली। वो फिर उसी सीट पर थी। बाहर बारिश हो रही थी और ट्रेन अभी भी चल रही थी। वो कांपते हुए चारों ओर देखने लगी। सब वही है, वही कोच, वही सन्नाटा और बाहर वही पतरी जो कहीं खत्म नहीं होती।
रिया धीरे से उठी और जरोन और नजर दौड़ी। कोच के अंदर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो नॉर्मल नहीं था। बरसों से बंद किसी कमरे की हवा जैसे यहां धारी हुई हो। हर सीट पर यात्री बैठे थे, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके चेहरे झुके हुए थे और त्वचा पर अजीब निस्तेजपान था, जैसे वो जीवित होकर भी जीवित नहीं थे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। हवा के एक झोंके ने उसके बाल उड़ा दिए और धंधक रीढ़ तक उतर आई। उसने खिड़की बंद कर दी और बग खोलकर मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क भी नहीं है। वो पुराने फोटोज देखने लगी। तभी उसके बगल से एक आवाज आई, बिटिया, तुम्हारे पास थोड़ा पानी है क्या? नहीं, पानी तो खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि जो कुछ पहले देखा था वो सपना नहीं था। उसने बग में हाथ डाला। बॉटल सचमुच रखी थी। उसने हिचकिचाते हुए बॉटल बूढ़े को दे दी। जैसे ही वो उसके हाथ तक पहुंची, रिया का खून जम गया। बूढ़े का चेहरा बादा जाला हुआ था, त्वचा पर छाले और झुलसी हुई गंध। क्या तुम्हारे पास पानी है बिटिया? दौड़ हट, दौड़ हट। रिया ने बॉटल छोड़कर पीछे हटे हुए भाग लिया। कोच में बैठे सब यात्री अजीब अंदाज में उसकी तरफ देखने लगे। उन सब की आंखें एक साथ रिया पर टिक गई। वो एक एक करके भयानक अंदाज में मुस्कुराने लगे। रिया उस कंपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए दौड़ती रही। जैसे ही वो कोच के दरवाजे तक पहुंची, वो खुला हुआ था। दरवाजे पर एक अजनबी युवा खड़ा था। वो बाहर झांक रहा था। सुनो, यहां कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। एक बुढ़ा आदमी मुझसे पानी मांगने आया था। वो पूरा जला हुआ था और सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, मगर वो युवा शांत खड़ा रहा। अचानक वो कुछ कहे बिना चलती हुई ट्रेन से कूद गया। रिया की चीख गूंज उठी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिर गई। कुछ पल बाद रिया को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रिया ने ऊपर देखा। सामने TT1 खड़ा था। चेहरा नॉर्मल, मुस्कान हल्की। सर, यहां कुछ ठीक नहीं है। एक बुढ़ा आदमी मुझसे पानी मांगने आया था। वो पूरा जाला हुआ था। फिर सब लोग मुझे घूरने लगे और अब एक आदमी मेरी आंखों के सामने ट्रेन से कूद गया। अरे, तुम आजकल की जनरेशन भी ना, रात भर हॉरर मूवीज देखते हो और फिर दार जाते हो। जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं कुछ देर में टिकट चेक करने आऊंगा। उसके स्वर में एक विचित्रा शांति थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। रिया सर हिलाते हुए वापस अपनी सीट पर चली गई। अब सब कुछ नॉर्मल था, पर रिया को एहसास हो रहा था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं था। रिया खुद को संभलते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई, मगर जैसे ही उसने वही वॉश बेसिन खोला, पानी फिर से खून बहने लगा। गाधा अजदा हुआ, जिसमें किसी की जाली हुई त्वचा तैर रही थी। उसका शरीर सिहर गया और गले से आवाज नहीं निकली। नहीं, यह बार बार क्यों हो रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूं? वो दोबारा भागती हुई अपनी सीट पर बैठी। तभी TTE आ गया। मैडम, टिकट दिखाइए। रिया ने जैसे ही सर उठाया, उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। TTE का चेहरा इंसान का नहीं था। उसके चेहरे से मांस जाद रहा था, हड्डियां बाहर जा रही थी और आंखें पुरानी चिता की आग जैसे जल रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहां से निकालना है। अब देर हो चुकी है रिया। तुम भी अब हमारी ही दुनिया का हिस्सा हो। जो तुमने देखा वो सपना नहीं था, सब सच था। तुम जब भी बेहोश हो जाओगी और फिर जब जागी, ये सब दोबारा दोहराया जाएगा। तुम एक चक्र में फंस चुकी हो जिसका अंत कोई नहीं जानता। अचानक उसकी आंखों के सामने कोच घूमने लगा। सब कुछ अंधकार में विलीन हो गया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो वो किसी हॉस्पिटल में थी। सामने डॉक्टर और बगल में मां रो रही थी। तुम्हें किसी ने फोन किया कि तुम बेहोश पड़ी हो। हम दौड़ दौड़ के आए। तुम पूरे 10 दिन से बेहोश थी।
10 दिन पटना एक्सप्रेस में उस कोच में। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और धीरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद नर्स आई। तुम बहुत खुशनसीब हो मैडम, कहते हैं उस कोच से कोई जिंदा नहीं निकालता। कौन सा कोच? कोच नंबर 13। कई साल पहले पटना एक्सप्रेस में आग लगी थी। वो पूरा डिब्बा जल कर राख हो गया था। उसके सारे यात्री उसी रात मर गए। तब से वो कोच बैंड है। लेकिन कहते हैं हर साल उसी रात उसी समय वो कोच दोबारा प्रकट होता है और जो भी उसमें चढ़ जाता है वो वापस कभी नहीं आता। रिया की आंखें फैल गई। उसके कान में अब भी पतारियों की आवाज गूंज रही थी, जैसे ट्रेन अभी भी चल रही हो। और हां, पटना एक्सप्रेस आज फिर चलने वाली है, रात 12 बजे 25 मिनट पर। रिया ने डर से खिड़की की तरफ देखा। कहते हैं पटना एक्सप्रेस का कोच नंबर 13 कभी रुकता नहीं। वो बस उन आत्माओं को ले जाता है जो अभी भी अपनी मंजिल ढूंढ रही हैं।